गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 18 हमर कद का सुंदर गांव इस कविता पाठ को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं प्यारेलाल गुप्त जी। ये जो पाठ है छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई है, ये कविता जो है छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई है। इस कविता में कवि जो हैं गांव की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और अपने गांव को लक्ष्मी माता के पाँव के समान सुंदर बता रहे हैं। गांव के जो घर द्वार हैं वह सुंदर गोबर से लिपा पोता हुआ साफ स्वच्छ दिखाई देता है और कोठे में पहाड़ की तरह धान की फसल कटी हुई रखी हुई है। तालाब जो है वहाँ पर पक्के घाट बने हुए हैं। खेत में पीले पीले सरसों के फूल जो हैं खिले हुए हैं और गांव के जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वह आपस में मिलजुल करके राजी खुशी से रहते हैं। इसी प्रकार के भाव जो है कविता में कवि के द्वारा प्रकट किया गया है। इस कविता में हम कवि परिचय पढ़ चुके थे। साथ में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इन दोनों के अर्थ को संदर्भ प्रसंग के साथ में हम समझे थे। आज की क्लास में हम आगे की कविता की पंक्ति जो दी हुई है उसे पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। जहाँ पक्का घाट बंधाए, चला चला तरैया नहाए, ओहो करिया सफ़ा जल, जहाँ फूले है लाल कमल, लपटा माँ है अमरैया, बनबोर औ मकैया, फूले है सरसों पिउरा, जैसे नवा बहू के लुगरा, जहाँ घाम लगे न छाँव। ये तो हुआ पंक्ति। अब इस पंक्ति में क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी में लिखी हुई है तो पहले हम छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, फिर इस कविता में क्या इसका अर्थ है, क्या भाव है, उसको समझेंगे। जहाँ पक्का घाट बंधाए, बंधाए यानी बंधा हुआ है, चला चला तरैया, तरैया यानी तालाब, करिया, करिया का मतलब होता है काला, सफ़ा यानी कि साफ, कंवल, कंवल यानी कि कमल, लखटा, लखटा यानी नज़दीक या फिर पास, अमरैया, अमरैया का मतलब होता है आम का बगीचा, बनबोर, बेर, मकैया, मकैया यानी मकई, फिर फूले यानी फूले है यानी है, पिंवरा, पिंवरा का मतलब होता है पीला, जैसे जैसा, नवा नया, लुगरा यानी कि साड़ी, जहाँ यानी कि जहाँ, घाम यानी कि धूप। ये हुए छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ। अब हम इस पंक्ति में क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, कवि के द्वारा क्या भाव, कवि के द्वारा जो है क्या कहा जा रहा है, अपने गांव की सुंदरता का वर्णन वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको हम समझेंगे। आप लोग जानते ही हैं संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रसंग किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि प्रसंग जो है पंक्ति में प्रमुख भाव जो आ रहा है, तो जितने भी हम पंक्ति पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं आप कि कवि के द्वारा गांव की सुंदरता का वर्णन जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे कि इस पद्य में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है और संदर्भ में आप लोग जानते ही हैं कि कवि का नाम और जो पाठ का नाम होता है उसको हम संदर्भ में लिखते हैं। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं। जहाँ पक्का घाट बंधा है, कवि कहते हैं कि तालाब में पक्के घाट बने हुए हैं। जहाँ पक्का घाट बंधा है, कवि कहते हैं कि तालाब में पक्के घाट बने हुए हैं। चला चला तरैया नहाए, चलो, चला चला माने चलो, उस तालाब में नहाते हैं। जहाँ पर पक्का घाट बना हुआ है उस तालाब में हम नहाते हैं। ओहो करिया सफ़ा जल, तालाब का पानी साफ और काले रंग लिए हुए है। काला काला, करिया करिया माने कि काला दिख रहा है, लेकिन काला दिखने के बाद में भी यहाँ का जो पानी है वो साफ है। जहाँ फूले है लाल कमल, अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि उसी तालाब में जहाँ पर नहाने के लिए वे जा रहे हैं, उसी तालाब में जहाँ लाल रंग के कमल खिले हुए हैं, जहाँ फूले हैं लाल कमल, उसी तालाब में जहाँ लाल रंग के कमल फूले हुए हैं। लखटा माँ है अमरैया, अमरैया का मतलब आम का बगीचा और लखटा यानी कि नज़दीक। तो उसी बगीचे में, उस बगीचे में
उस बगीचे में आम के साथ, उस बगीचे में, यहाँ लट्टा माँ है अमरैया, तो आम के बगीचे के साथ वहीं पर पास में बन बोर औ मकैया, तो उस बगीचे में आम के साथ बेर तथा मकई के फल लगे हुए हैं। फूले है सरसों पिवरा, फूले है सरसों पिवरा, बगीचे में, बगीचे के पास खेतों में पीले रंग के सरसों के फूल खिले हुए हैं। बगीचे के पास सरसों के फूल जो हैं पीले रंग के खिले हुए हैं, जैसे नवा बहू के लुगरा। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पर समानता प्रकट की जा रही है कवि के द्वारा, जो सरसों का जो फूल है जो बगीचे में खिला हुआ है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि नई नवेली जब बहू आती है और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई होती है, तो वैसे ही सरसों का जो फूल खिला हुआ है उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि नई नई जो बहू है वह साड़ी को पीले रंग की साड़ी को पहनी हुई है। जहाँ घाम लगे ना छाँव, और कवि के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि गांव में न तो तेज़ धूप है और न ही छाँव, अर्थात वहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है। गांव का वातावरण इस प्रकार का होता है कि वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, वहाँ के का जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो इतना शुद्ध होता है। वहाँ पर शुद्ध जलवायु जो होती है, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बहती है गर्मी के दिनों में भी, तो ऐसा लगता है जैसे कि गांव में तेज़ धूप भी है, मतलब वो धूप जो है हमको उसका एहसास नहीं होता है, और ना ही हमको छाँव, यानी कि ना ही हमको ज़्यादा ठंडी लगती है ना ही गर्मी लगती है, और पंखे की ज़रूरत जो है गर्मी के कारण से हमको नहीं पड़ती है। तो एक बार यहाँ पर फिर से इस पंक्ति को मैं फिर से समझा देती हूँ। कवि कहते हैं कि तालाब में पक्के घाट बने हुए हैं, तालाब में पक्के घाट बने हुए हैं, चलो उस तालाब में नहाते हैं। तालाब का पानी साफ और काले रंग लिए हुए है, तालाब का पानी साफ और काला रंग लिए हुए है। यद्यपि यहाँ पर पानी जो है काला रंग तो दिखाई दे रहा है लेकिन वह साफ है, तो इसलिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको कि तालाब का पानी साफ और काला रंग लिए हुए है। उसी तालाब में जहाँ लाल रंग के कमल के फूल खिले हैं, जिस तालाब का पानी जो है साफ और काला रंग लिया हुआ है, उसी तालाब का जो पानी है वहाँ पर लाल रंग के कमल के फूल खिले हुए हैं। तालाब के पास आम का बगीचा है, पास में ही जो तालाब है उसी के पास में आम का बगीचा है, और उस बगीचे में आम के साथ बेर तथा मकई के फल लगे हुए हैं। उसी बगीचे में आम के साथ बेर और मकई का फल जो है लगा हुआ है। आगे कवि कह रहे हैं कि बगीचे के पास खेतों में पीले रंग के सरसों के फूल जो है खिले हुए हैं। बगीचे के पास में ही खेत है और उस खेत में सरसों के फूल जो हैं खिले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन की पीले रंग की साड़ी लहरा रही हो। उस खेत में जो फूल खिले हुए हैं सरसों के, जब वह लहराती है तो उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नई नवेली दुल्हन के पीले रंग की साड़ी जो है लहरा रही है। ये कवि के द्वारा समानता यहाँ पर पीले रंग के सरसों के फूल के साथ में नई नवेली की दुल्हन की साड़ी से की जा रही है। गाँव में ना तो तेज़ धूप है और ना ही छाँव है। गांव में ना तेज़ धूप है और ना ही छाँव है। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण इस प्रकार का है कि ना तेज़ धूप लगती है और ना ही छाँव, अर्थात वहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है। ये कवि के द्वारा जो है इस पंक्ति में कहा जा रहा है। तो ये यहाँ पर आज हम इस पंक्ति के अर्थ को समझे। इस पंक्ति में जो छत्तीसगढ़ी शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को, उन शब्दों के अर्थ को समझे हैं। अगली क्लास में हम आगे की जो पंक्ति दी हुई है उस पंक्ति के अर्थ को समझेंगे।